गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। मैं नीतीश कुमार आज आप लोगों को 11th का सेकंड चैप्टर पढ़ाने वाला हूं, जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर ऑफ द एटम्स। ये चैप्टर जो है वो हमारे कंपटीशन के भी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और बोर्ड के भी पॉइंट से इम्पोर्टेंट है, और साथ साथ आने वाले जो चैप्टर है उनको भी अच्छे से स्टडी करने के लिए इसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। मैंने देखा है कि हमेशा जेई में, नीट में इसे क्वेश्चन आते भी हैं, बोर्ड में तो आना ही आना है, और साथ साथ दूसरे टॉपिक अगर हम लोग पढ़ते हैं, अगर उसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर की नॉलेज नहीं है तो वो भी अच्छे से हम लोग उसको नहीं पढ़ पाएंगे। तो इस 2 पॉइंट से हम लोगों को ये चैप्टर जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो शुरू करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द एटम्स के बारे में। ये जो चैप्टर जो है वो हम लोग का 11th में पहली बार नहीं मिला है, लेकिन बल्कि इसको हम लोग 8, 9, 10th में ही थोड़ा बहुत इसके बारे में जानकारियाँ मिली है। हम लोग ये भी बात जानते हैं कि एटम्स के 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, और उस पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं, एक को इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, और तीसरे को क्या नाम देते हैं, न्यूट्रॉन्स। ये भी जानते हैं कि एटम्स जो है वो हमारा स्फेरिकल फॉर्म में होता है, और उसके सेंटर पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और जहाँ पर वो रहते हैं उस स्पेस, उस जगह को क्या नाम बोलते हैं, न्यूक्लियस। और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हमारा क्या होता है, सराउंडिंग 3 डायमेंशनल स्पेस में मोशन करता है न्यूक्लियस के सराउंडिंग। तो ये 2 बातें हम लोग को पहले से ही जानकारी है, और इतना समझिए कि एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग स्टडी किसकी करेंगे, तो इन्हीं 2 चीज़ों की स्टडी करेंगे। ठीक है ना। यानी एक पहला जो है वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ द न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस में कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं इनके बारे में स्टडी करेंगे। और दूसरा जो है वो अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सराउंडिंग द न्यूक्लियस, यानी इलेक्ट्रॉन की जो अरेंजमेंट जो है वो न्यूक्लियस के सराउंडिंग, इसके बारे में जानकारी होगा। यानी पूरे एटॉमिक स्ट्रक्चर में ये 2 बेसिक चीज़ पर हम लोग सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे, और इसी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग नॉलेज एक्वायर करते हैं। तो शुरू करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड्स। तो देखो, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स में हम लोग 2 चीज़ की स्टडी करने वाले हैं। एक जो है वो कंस्टिट्यूएंट ऑफ न्यूक्लियस, और दूसरा जो है अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सराउंडिंग द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन्स के अरेंजमेंट को बारे में स्टडी करेंगे। यानी पूरे एटॉमिक स्ट्रक्चर में ये 2 चीज़ पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। कंस्टिट्यूएंट ऑफ द न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या फिनोमेना है, उसके साथ साथ कौन कौन उसके न्यूक्लियस में रहते हैं। हम लोग तो बेसिकली जानते हैं कि 3 फंडामेंटल पार्टिकल है, फंडामेंटल जो प्रमुख है। इसके अलावा बहुत से ऐसे पार्टिकल्स हैं, ठीक है ना, जिसके बारे में उतनी हम लोग अभी डिटेल्स नहीं जाने हैं। ठीक है, इसमें और भी जानेंगे, लेकिन 3 फंडामेंटल पार्टिकल के अलावा भी इन न्यूक्लियस में ये रहते हैं। ठीक, और ये भी हम लोग जान चुके हैं कि एटम जो है वो कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। उनकी शेप जो होती है वो स्फेरिकल शेप है। ठीक है ना। और उसमें 3 फंडामेंटल पार्टिकल रहते हैं। उस स्फेरिकल शेप को अगर हम ऐसे बना दें, ठीक है, और इसके सेंटर में हम क्या करते हैं, ऐसे ऐसे छोटे छोटे टीनी पार्टिकल को दिखाते हैं, और ये हमारा क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स, और इसी को कंबाइंड फॉर्म से हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। और इसी न्यूक्लियस में क्या क्या होंगे, एक प्रोटॉन्स होंगे और दूसरा क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। ये तो हम सब जानते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हमारा सराउंडिंग मूव करता। ठीक, तो ये एक लगता है कि सर्कुलर पाथ पर ही नहीं, बल्कि ये 3 डायमेंशनल स्पेस में ये मूव करते हैं। हम इसको कुछ ऐसे दिखा सकते हैं।
ये इस तरह से भी और ऐसा, ठीक, इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन से मूव कर रहा है, इसे हम ऐसे दिखा सकते हैं। इस पाथ में भी, इस पाथ में ऐसे ये मूव कर सकता है। तो इसको हम, इस पार्टिकल को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन्स के बारे में इतना जानकारी तो है, इस पर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। अब वही प्रोटॉन्स पर कौन चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, ठीक। तो देखिएगा जनरली कि जब एटम का हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो उसमें एक सर्कुलर पाथ बना देते हैं, बीच में एक छोटा सा सर्किल और उस पर पॉजिटिव चार्ज लिखते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है कि उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो दोनों है, तो प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है, उसका रिप्रेजेंटेशन है। न्यूट्रॉन में तो कोई चार्ज होता नहीं है, इसलिए इस पर कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं। तो ये पॉजिटिव चार्ज किसके कारण है, तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियस, ठीक है। और यहाँ पर हम ऐसे दिखाते हैं, ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज दोनों हो सकता है। और ये इलेक्ट्रॉन्स है, और ये जिस पाथ पर मूव करता है, ये जो पाथ है, इस पाथ को हम लोग नाम देते हैं ऑर्बिट। और ये क्लॉकवाइज में या एंटी क्लॉकवाइज में मूव करता है, ठीक है। तो सबको अगर समराइज कर दे तो क्या हो सीखे हम लोगों ने कि एटम जो है वो स्फेरिकल होता है और उसके 3 फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं। एक को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन, दूसरे को प्रोटॉन और तीसरे को न्यूट्रॉन्स। और वो उसके सेंटर में हमारा एक जगह है जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं, और उसी न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स रहते हैं। यानी जिस जगह पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स रहते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। और उस पर कौन चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। वो पॉजिटिव चार्ज किसके कारण होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन। और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उसके सराउंडिंग क्या होते हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलर पाथ पर मूव करते हैं। और जो सर्कुलर पाथ जो होते हैं उस पाथ को नाम दिया जाता है ऑर्बिट। ओके, पहले इसको नोट करते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ की स्टडी करना है। अब हम लोग बात करते हैं इसकी कुछ एंशिएंट इन्फॉर्मेशन का। लगभग 400 बीसी की अगर बात करते हैं तो 400 बीसी जो है वो लगभग आज से अगर काउंट करें तो लगभग 2500 वर्ष पहले की बात है। उस समय एक ये विद्वान जो थे जिनका नाम था डेमोक्रिटस, इन्होंने ही एटम के बारे में पहले कुछ इन्फॉर्मेशन दिया। वो बताया कि जो भी मैटर होते हैं वो हमारा एटम का ही कंस्टिट्यूएंट पार्ट होते हैं। यानी जो भी मैटर्स बनते हैं वो किससे बनते हैं, तो एटम से ही बनते हैं। वो छोटे छोटे जो पार्टिकल, टाइनी पार्टिकल्स जो होते हैं उनको एटम्स बोले, और वही एटम्स जो है वो हमारा कंसिस्ट करता है मैटर के अंदर, ठीक है ना। यानी हम यूँ कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू डेमोक्रिटस से मैटर्स आर द composed of एटम्स, ठीक, ओके, कंपोज्ड ऑफ एटम्स। रियल में एटम्स जो है वो एक ग्रीक लेटर से बना है, ठीक है ना। ग्रीक लेटर्स जो है वो एटोमियो वर्ड से बना है, एटोमियो। और इसका मतलब ये होता है अनकटेबल या इंडिविजिबल, यानी जिसको काटा नहीं जा सकता या छोटा छोटा नहीं किया जा सकता है, उसी से ये एटम बना है, ठीक है ना। तो पहले ये बात को कंसेप्ट ये था कि मैटर का जो सबसे छोटे पार्टिकल होते हैं, टैनी पार्टिकल होते हैं, वो एटम्स होते हैं, ठीक है। और इसको कट नहीं किया जा सकता है, यही केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। और ये लगभग ये जो कंसेप्ट है वो हमारा 19th सेंचुरी तक चला। एक बहुत बड़ा टाइम पीरियड के अंदर एक ही चीज़ का कंसेप्ट था कि एटम जो है वो इंडिविजिबल है, अनकटेबल है, ठीक है ना। और एक आपको बढ़ाने वाला हूँ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरम, उसमें भी ये चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है कि
एटम्स जो है वो हमारा इंडिविजिबल पार्टिकल है जिसको कट नहीं किया जा सकता है, वही सबसे छोटा पार्टिकल है। केमिकल रिएक्शन में वही पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन उसके बाद इस चीज़ की कंसेप्ट थोड़ा चेंज हुआ और ये भी पता चला कि एटम जो है वो भी कटेबल है, यानी ये कह सकते हैं उसके अंदर भी डिफरेंट पार्टिकल्स है और जिसका नाम हम लोग अभी पढ़े हैं, क्या, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। ये तो फंडामेंटल पार्टिकल्स है। इसके अलावा भी और भी उसके अंदर डिफरेंट पार्टिकल्स भी अवेलेबल है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ओके, अभी हम लोगों ने देखा कि डेमोक्रेटस ने 400 BC में ये चीज़ के बाद बता दिया था जो कि मैटर जो होती है वो एटम से बने होते हैं। एटम जो है वो इंडिविजिबल है और ये लगभग कहानी हमारे 19th सेंचुरी तक चला। और इसी थ्योरी को कुछ और एडवांस देना चाहे डाल्टन्स ने और अपने ये जो कंसेप्ट था उसको एक लॉ में चेंज करना चाहे और उन्होंने अपना एक पोस्टुलेट्स दिया जिसको कहा गया है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। इसमें यही बात को भी ही रिपीट किया गया है कि एटम्स इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द मैटर और इन एटम जो है वो हमारा एक इंडिविजिबल पार्टिकल्स है। लेकिन इसमें थोड़ा सा और एक्सपेंड किया गया। एक्सपेंड कैसे किया गया हम लोग इस पोस्टुलेट्स में देखेंगे। ओके, देखो पहला पोस्टुलेट में हम लोग देखेंगे मैटर constitutes indivisible particles called atoms। ओके, ये पहला पोस्टुलेट्स है कि अनकटेबल या इंडिविजिबल पार्टिकल्स होते हैं और उसी को क्या बोलते हैं, मैटर को लेंगे। यानी ये स्टेटमेंट, ये पोस्टुलेट ये बात को रिप्रेजेंट करता है कि एटम्स इज द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द मैटर्स। ठीक है, दूसरा देखते हैं। इसका नेक्स्ट पोस्टुलेट्स है, बताया गया कि ऑल द एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट्स हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज एंड आइडेंटिकल मास। जैसे अगर मैं कहूँ कि अगर आपके पास एक बनानाज है और एक एप्पल है, ठीक है ना, तो उनकी जो शेप साइज जो है बनानाज का, पार्टिकल का, एप्पल का, वो दोनों अलग अलग है। लेकिन एक बनानाज का जो शेप साइज का होगा पार्टिकल का, वही दूसरे बनानाज का भी होगा। उसी तरह से एप्पल का एक का दूसरे के जैसा होगा, लेकिन दोनों एक दूसरे के आइडेंटिकल नहीं होंगे। सेम कहानी है अगर हम यही कहें कि कोई भी एक एलिमेंट्स है, उनकी एटम्स जो है उनकी आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज होगी और उसकी आइडेंटिकल मास होगा। जैसे अगर हम लेते हैं जिंक का, तो जिंक के जितने भी एटम्स हैं वो सभी के सभी आइडेंटिकल होंगे, यानी उसकी सभी के एटम के मास एक ही होगा और जो एक एटम की कैरेक्टर होगी वही दूसरे एटम का ही होगा। ठीक है, तो इस तरह से कहा जा सकता है कि all the atoms of a given element have identical properties and identical mass and ये भी लिखा जा सकता है for different element all atoms are different। उनकी सभी एटम के क्या होंगे, डिफरेंट होगी, यानी उनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होगी और उनकी मास भी डिफरेंट होगी। जैसे अगर हम कॉपर और जिंक की कंपेयर करें तो एक कॉपर एलिमेंट में जितने भी एटम्स हैं सभी आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज होगी, आइडेंटिकल मास होगा। उसी तरह से अगर हम जिंक की बात करें तो जिंक में जितने भी एटम्स हैं वो सभी की मास एक होगी, सभी की प्रॉपर्टीज अलग होगी, एक होगी। लेकिन जिंक के और कॉपर के कंपेयर करें तो जिंक की एटम्स कॉपर की एटम से डिफर होगी, उसकी प्रॉपर्टीज भी डिफर होगी और उसकी मास भी डिफर होगा। ठीक है ना, यानी ये कह नहीं सकते कि दोनों की मास एक हो जाए या दोनों की साइज एक हो जाए, ये सभी चीज़ क्या होगी, डिफर होगी। ओके,
नेक्स्ट, इसका नेक्स्ट पोस्टुलेट्स जो है मैंने ये नोट किया है कि कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइंस इन फिक्स्ड रेशियो। यानी अगर हम कहें कि H2O वाटर एक कंपाउंड्स है और ये कहता है क्या कि अगर हम ये कहें कि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन आपस में कंबाइन हो गए, यानी कंपाउंड्स आर फॉर्म व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है और इसकी एक फिक्स्ड रेशियो है 2:1, तो ये हमारा क्या है, वाटर कंपाउंड बनेगा। यानी कहीं पर भी वाटर स्पेसीज अगर लेते हैं तो उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन रहेगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की रेशियो 1:2 या हाइड्रोजन ऑक्सीजन की रेशियो कहें कि 2:1, ये रहेगा ही, ये चेंज कभी भी नहीं करेगा। जैसे अगर हम कहें मीथेन की बात, CH4, तो इसका अर्थ ये है कि ये कार्बन एटम से और हाइड्रोजन से बना है, तभी ये हमारा कंपाउंड्स बना है और इसकी रेशियो जो होगी वो हमेशा 1:4 की होगी। यानी अगर कार्बन 1 और हाइड्रोजन 4 आपस में कंबाइन होंगे तो ये मीथेन कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करेंगे। सिमिलरली अगर बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, तो कार्बन इसमें भी है, ऑक्सीजन इसमें भी है, लेकिन इसमें ऑक्सीजन और कार्बन की रेशियो ऐसा होगी 1:2, कार्बन 1 और ऑक्सीजन कितना होगा 2। तो यही कहता है कि कंपाउंड्स आर फॉर्म व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन ए फिक्स रेशियो। ठीक है ना, इसको पहले नोट करो। और इसका नेक्स्ट पोस्टुलेट जो है रिएक्शन के बारे में, तो ये कहता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है उसमें एटम का रीअरेंजमेंट होता है, यानी एटम को क्रिएट नहीं किया जा सकता है और नहीं रीअरेंज नहीं डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। यानी अंडर केमिकल रिएक्शन एटम्स आर रीअरेंज्ड, ठीक, इट मीन्स एटम्स neither be created nor be destroy, और ना हम इसको डिस्ट्रॉय कर सकते। ये सिर्फ क्या होगा कि रीअरेंजमेंट हो जाएगा। जैसे अगर हम यूँ कहें कि मीथेन है और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन कम्बस होकर कार्बन डाइऑक्साइड और ये वाटर चला जाएगा, तो देखो ये कार्बन और ऑक्सीजन अलग अलग था, अब ये क्या हो गया, इसमें रीअरेंज हो गया। अब ये कार्बन के साथ ऑक्सीजन आ गया, अब फिर ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ ऐसे हो गया, इसमें वही कार्बन है, ऑक्सीजन वही है, ठीक है ना। तो बस एटम में कोई चेंजिंग आएगी नहीं आएगी, न इनकी नंबर में चेंजिंग आएगा, ठीक है, न नंबर में इनकी चेंजिंग आएगी, बस सिर्फ क्या हो जाएगा, रीअरेंज्ड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये जितने भी हमारे ये पोस्टुलेट्स है ये इसी चीज़ को ज़्यादा इन्फोर्स कर रहे हैं कि एटम्स जो है वो हमारा इंडिविजिबल यानी अनकटेबल है, ये इसको कभी भी कट नहीं कर सकते हैं, और साथ साथ यही एटम्स जो है वो केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं और ये खास फिक्स रेशियो में इन्वॉल्व होकर डिफरेंट कंपाउंड्स बनाते हैं, ठीक है। और इस इंडिविजिबल एटम्स को ना हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं, ठीक है। इसकी ड्रॉबैक जो है वो कब जब शुरू हुआ, जब सब पार्टिकल की डिस्कवरी हुआ, ठीक। सब पार्टिकल में हम लोग जानते हैं कि अभी हम लोग बात कर रहे थे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का, तो जब ये सब पार्टिकल जब क्रिएट हुआ यानी इसकी जब डिस्कवरी हुआ तब इसकी बहुत से ड्रॉबैक्स आने लगा, ठीक है ना। तो ये तो पहले ही इस मान लिए थे कि ये इंडिविजिबल है, लेकिन ये एटम के अंदर भी डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स इनकी नंबर अलग अलग होती है, ठीक है ना, जो हर एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करता है। तो ये इनकी सबसे बड़ा ड्रॉबैक्स था, ठीक है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं। ये था हमारा एक इंट्रोडक्शन चैप्टर और डाल्टन्स एटॉमिक थियरी।
नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे सब एटॉमिक के बारे में और कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट के बारे में। ओके, थैंक यू।